हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करेंगे स्टैट्स का दूसरा चैप्टर जो कि है मीनिंग स्कोप इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। एक एक छोटी छोटी वीडियो है, वन शॉट लेक्चर है, दोनों ही बहुत सिंपल थ्योरी के टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, वेरी वेरी इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद जो अगला कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे वहां पर भी तुम्हें कुछ भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, वो भी बहुत सिंपली तुम्हारा कवर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी थ्योरी का ही चैप्टर वो भी है। उसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल शुरू होंगे, तो अभी तो टेंशन नहीं लेना है। जल्दी से तुम्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में अपने नाम की अटेंडेंस लगानी है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और आ जाओ शुरू करें स्टैट्स का आज का ये चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास आती है स्टैटिस्टिक्स की दो अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज। स्टैटिस्टिक्स को आप सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स को आप प्लूरल सेंस में भी डिफाइन कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोला जाए तो दो अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स की भी अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग डेफिनेशंस याद करते हैं, सिमिलरली आपको स्टैटिस्टिक्स की भी यहाँ पे दो अलग अलग डेफिनेशंस याद करनी पड़ेगी। एक डेफिनेशन यहाँ पर होगी सिंगुलर सेंस की। अगेन आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जैसे एक ऑथर ने ये डिफाइन किया, एक ऑथर ने ये डिफाइन किया, जैसे वो याद करते हैं ना, वैसे ही सोच लो। एक तरीके की डेफिनेशन है ये वाली और दूसरे तरीके की डेफिनेशन है ये वाली, एंड ये डेफिनेशंस डेफिनेटली पेपर में पूछी जाती हैं, तो इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, सिंगुलर सेंस में देखो, स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको क्या याद करना है, आपकी बुक के चैप्टर्स। सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन में आपको आपकी बुक के चैप्टर के नाम याद करने हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपने अपनी बुक देखी हो तो आपकी बुक में यही तो चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो सिंगुलर सेंस में बेटा आपको अपने बुक के चैप्टर्स के नाम याद करने हैं। सिंपल बात। मतलब क्या है, देखो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है। सिंगुलर सेंस में हम ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है जो ये सारे काम करती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा काम है जिसके अंदर हम डेटा की कलेक्शन से लेकर के उसकी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब कुछ करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया सिंगुलर सेंस। अब एक बार मेरे साथ पढ़ो। देखो प्लीज, मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जो डेफिनेशंस मेरी यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं साथ साथ डेफिनेशंस पढ़ूंगी और जस्ट लाइक अ लाइव क्लास तुम्हें मेरे साथ वो डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक है, सो दैट तुम एक यूट्यूब की रिकॉर्डिंग को भी समझ सको कि हाँ भाई हम लाइव क्लास में इंटरेक्टिवली बैठ के पढ़ रहे हैं। तो पढ़ो मेरे साथ। स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स मींस स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है जी, अब पढ़ो मेरे साथ प्लूरल सेंस का। स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स which have been systematically collected for a definite purpose in any field of study। देखो क्या कह रहा है कि हम अगर नंबर्स के ऊपर कुछ भी काम करें, डजेंट मैटर किस फील्ड ऑफ स्टडी में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक, किस चीज में, किस जगह पे तुम काम कर रहे हो, अगर तुम नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हो। चाहे तुम मैथ्स में कर रहे हो, चाहे तुम अपनी पीएचडी कर रहे हो, चाहे तुम कहीं भी नंबर्स का यूज कर रहे हो। और नंबर्स का यूज करके अगर तुम्हें कभी भी कोई रिजल्ट निकालना है तो तुम स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हो। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, नंबर्स है, सिंपल भाषा में बोला जाए इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव डेटा भी बोल सकते हैं कि नंबर्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिसको हम सिस्टमैटिकली कलेक्ट हमने किया है, अच्छे तरीके से कलेक्ट किया है और उसके ऊपर काम करेंगे और उससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे। किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में हम रिजल्ट निकालें, हाँ मतलब रिजल्ट निकालने का एक डेफिनेट पर्पस जरूर होगा। देखो अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पहले मुझे पता होगा मुझे बच्चों का एज का डेटा कलेक्ट करना है या वेट का या हाइट का या मार्क्स का। ठीक है ना, आई हैव समथिंग इन माई माइंड, आई हैव अ पर्पस, अ गोल इन माई माइंड। उसके बेसिस पे मैंने डेटा कलेक्ट किया जो कि नंबर्स की फॉर्म में क्वांटिटेटिव डेटा होगा। देखो मैंने क्या बोला, ये नहीं बोला कि बच्चा बॉय है या मेल है, गर्ल, बॉय है या गर्ल है। ठीक है, सॉरी, मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का हाइट क्या है, वेट क्या है, मार्क्स क्या है। मैंने सारे नंबर्स की बात करी है ना। मैंने ये नहीं बोला कि बच्चे का घर कहाँ पे है ना। मैंने ये नहीं बोला कि बच्चा मेल फीमेल है क्या है। ठीक है, मैं क्वालिटी की बात ही नहीं कर रही। तो नंबर्स के ऊपर काम करोगे तो वो प्लूरल सेंस हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में
स्टैटिस्टिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है जी? सम टोटल। हम बहुत सारी फैक्ट्स को बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट करते हैं और फिर ही स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपके अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं, या अगर मैं बोलूं आपके अकाउंट्स में 70 मार्क्स आए हैं, आए हैं तो आए हैं, अब मैं क्या करूं, आए होंगे, ठीक है, मुझे पता ही नहीं 70 मार्क्स अच्छे हैं 70 मार्क्स बुरे हैं, 70 मार्क्स में तुम फेल हो या पास हो, आई डोंट नो। बट जब मैं बोलूं आपके 70 मार्क्स आए हैं, आपके दोस्त के 60 मार्क्स आए हैं, नाउ आई नो कि अरे ये नालायक है, आप बड़े होशियार हो भैया, 70 नंबर लेकर आए हो, क्या बात है, बल्ले बल्ले, आप तो क्लास के टॉपर हो। ठीक है ना? किसी क्लास का टॉपर 70 वाला होगा, किसी क्लास का टॉपर 50 वाला होगा, किसी क्लास का टॉपर 80 वाला होगा। तो मुझे बहुत सारे फैक्ट्स चाहिए, बहुत सारे नंबर्स चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं। पर अगर मैंने एक ही दिया सिर्फ कि आपके 70 नंबर हैं, आई डोंट नो, मे बी यू कैन बी द टॉपर, मे बी आप सबसे लास्ट हो सकते हो। तो मुझे बहुत सारे फैक्ट्स चाहिए ताकि मैं कुछ भी डिसाइड कर सकूं। नंबर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिटी का मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। शायद आपने 70 मार्क्स लाए थे बट आपने फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाए थे, लेकिन आपके जो दोस्त ने 80 नंबर लाए थे, ये इसने क्या है, रट्टू तोता बन के लाए थे, इसने पूरे रट के लाए थे 80 नंबर। तो शायद फाइनल एग्जाम्स में आप इससे बेटर करके जाओ बिकॉज यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आपके रट्टू तोते वाले दोस्त ने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाए क्योंकि वो तब तक रटा रटाया भूल चुका था। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्वालिटी से, मुझे फर्क पड़ता है आपके 70 नंबर आए, मुझे आपके 80 नंबर आए। आई डोंट केयर गर्ल्स अच्छी हैं बॉयज अच्छे हैं, आई केयर अबाउट 30 गर्ल्स हैं 30 बॉयज हैं, आई केयर अबाउट द नंबर, आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयज अच्छे हैं, एम्प्लॉयज बुरे हैं, स्टूडेंट्स टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, स्टूडेंट के कम नंबर आए हैं तो कम नंबर आए, उसके नंबर से फर्क है, उसकी क्वांटिटी से नंबर से ही फर्क है, क्वालिटी की बात नहीं होती। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, किसी भी चीज के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपके 70 क्यों आए, उसके 80 मार्क्स क्यों आए, आप बीमार हो सकते हो, आपके घर में कुछ हो सकता है, शादी वादी हो सकती है, ठीक है, आपको टीचर ने डांट डांट के पढ़ाया था, आपको आप डरे हुए थे अपने, हंड्रेड्स ऑफ रीजन हो सकते हैं बिहाइंड द फैक्ट कि आपके 70 क्यों आए और दूसरे बच्चे के 80 क्यों आए। ठीक है, और मुझे अब वो फैक्ट, वो रीजन अब मुझे ढूंढने पड़ेंगे, है ना, नंबर डाटा कलेक्ट करने के बाद। बट किसी भी चीज, किसी भी डेटा के पीछे हंड्रेड्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। रीजनेबल एक्यूरेसी, एक्यूरेट डाटा हमें यहाँ पे ढूंढना होता है और एक्यूरेट रिजल्ट हमें यहाँ पे निकालने होते हैं, जो कि हम मोस्टली निकालते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि भैया आपके 70 है उसके 80 है, तो एक्यूरेट डाटा, एक्यूरेट रिजल्ट यही बोलता है कि वो टॉपर है, आप टॉपर नहीं हो। तो एक्यूरेसी तो हम भैया ध्यान में रखते हैं स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हुए, एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है, रोल नंबर वाइज कलेक्ट किया जाएगा, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, जेंडर वाइज, कोई ना कोई एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया जाता है डाटा। ऐसा नहीं कि रैंडमली भाई कभी ए से पूछ लिया, कभी जेड से पूछ लिया, कभी एफ से पूछ लिया, कभी एच से पूछ लिया, लाइन वाइज होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, किसी मैनर में तो कलेक्ट किया जाएगा। एक पर्पस पहले ही मेरे दिमाग में होगा, उसी के बेसिस पे मैं कलेक्ट करूंगी। देखो, अगर मुझे ये जानना है कि कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं उस बच्चे का एज क्यों पूछूंगी? अगर मुझे ये जानना है कि कोई बच्चा कितना हाइट में लंबा है या छोटा है, तो मैं उसका एज क्यों पूछूंगी? अगर मुझे किसी बच्चे के वेट के बारे में जानना है तो मैं एज नहीं पूछूंगी। तो मेरे दिमाग में पहले एक पर्पस, एक गोल सेट होगा, मुझे बच्चों की हेल्थ के बारे में चेक करना है, या एज के बारे में, या मार्क्स के बारे में, जेंडर के बारे में, व्हाट डू आई वांट टू चेक, और उसी बेसिस पर मैं डाटा कलेक्ट करूंगी। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, हमेशा जो डाटा कलेक्ट किया है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में प्लेस किया जाएगा। मतलब अगर एक बच्चे के 70 मार्क्स हैं तो मैं बोलूंगी कि दूसरे बच्चे के इससे ज्यादा है 80, तीसरे बच्चे के इससे कम है 60, अगले बच्चे के और कम है 50। मैं एक दूसरे के साथ रिलेशन में प्लेस कर रही हूँ डेटा को। मैं कह रही हूँ कि ये टॉपर है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मैंने एक रिलेशन बना दिया।
इन टर्म्स ऑफ द रैंक, इन टर्म्स ऑफ हु इज मोर इंटेलिजेंट, हु इज नॉट इंटेलिजेंट, कुछ तो रिलेशन बनाया। मैं रैंडमली नहीं लिख दूंगी, कहीं पे 80 लिख दिया, कहीं पे 70 लिख दिया, कहीं पे 60 लिख दिया, ऐसा नहीं करूंगी। मैंने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है उनका आपस में रिलेशन बनाऊंगी। हु इज इंटेलिजेंट, हु इज लेसर इंटेलिजेंट, मैं लाइन वाइज लिख दूंगी, है ना, या तो कि 80 70 60 50, है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं रिलेशन में प्लेस करूंगी। तो हमें क्या सीखने को मिला, प्लूरल सेंस में क्या है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर काम करता है, बहुत सारा डेटा एक बार में कलेक्ट करता है, उन डेटा को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में प्लेस करके उनसे एक्यूरेट रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है, और हमारे दिमाग में पहले से एक प्री डिफाइंड पर्पस होता है जिसके लिए ये डाटा, ये न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्ट करे जाते हैं। आगे चलते हैं जी भैया सिंगुलर सेंस में। सिंगुलर सेंस का बेटा आपका सिंपल चैप्टर के नाम है आपकी किताब के, ठीक है। सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करते हो, ठीक है, गूगल से कलेक्ट कर लिया, कहीं से भी सर्वे करवा के कलेक्ट कर लिया, किसी रिपोर्ट से कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करते हो, डेटा को इकट्ठा करते हो, सारे बच्चों को बुला के पूछते हो, कुछ ना कुछ तरीके से कलेक्ट करते हो। चैप्टर, अगले चैप्टर में पढ़ते हैं ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। फिर ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब कि गर्ल्स का एक ग्रुप बना दिया, बॉयज का एक ग्रुप बना दिया, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी बना दिया, कोई ना कोई तरीके से ग्रुप करते हो, और सारे सेक्शन ए के बच्चे यहाँ, सेक्शन बी के बच्चे, सेक्शन सी के बच्चे, एंड सो ऑन, एक ग्रुप वाइज बच्चों को प्लेस करते हो, उस डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करते हो। डेटा से आप अलग अलग चार्ट बना सकते हो, ऐसे लाइन चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, बार डायग्राम, कुछ ना कुछ बना सकते हो, उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हो ग्राफ वगैरह की मदद से, उस पे एनालिसिस करते हो, अलग अलग फॉर्मूलाज लगाते हो, अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हो। इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने के लिए। मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, ये सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे वो इसी कैटेगरी में आते हैं। देखो डाटा मैंने प्रेजेंट कर दिया, अब मुझे उस डेटा के ऊपर फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, फॉर्मूलाज लगा के एनालिसिस करना होता है, ठीक है, डेटा का, और ये डिसाइड करना होता है कि किस साल में किस बच्चों से, किस सेक्शन से क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है। जब तक तुमने प्रेजेंट भी अगर कर दिया, उस चार्ट को पढ़ के फॉर्मूला लगा के अगर एनालाइज नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे निकालोगे। तो रिजल्ट निकालते हैं हम फॉर्मूलाज वगैरह लगा के। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है, उससे कोई रिजल्ट निकालना, तो फिर हम वो करते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये सारा कुछ हो गया सिंगुलर फॉर्म में। तो स्टैटिस्टिकल प्लूरल फॉर्म में क्या है, नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट किया गया डाटा जो सिस्टमेटिक मैनर में एक प्री डिफाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट होता है। और सिंगुलर सेंस में क्या है, हमारे चैप्टर के नाम, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, और क्या है भाई, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स। हो गई बात, ठीक। चलो, स्टैटिस्टिकल डेटा अब मेरा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव मतलब आपकी किसी क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, आपके जेंडर के बारे में, आपका घर कहाँ पे है, ठीक है, आप अच्छे हो या बुरे हो, होशियार हो या इंटेलिजेंट हो, ऑल ऑफ दिस। नंबर की फॉर्म में बात नहीं करी जाएगी। क्वांटिटी में सिर्फ नंबर की बात करी जाएगी, आपका हाइट, आपका वेट, आपका एज, आपके मार्क्स, आपका स्कोर, आपका रैंक, कोई ना कोई नंबर की बात करी जाएगी। यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे नंबर नहीं होगा। ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हम बोलते हैं ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। डू यू रियलाइज कि एवरीवन जिसको हम कहते हैं कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, उसका कोई एक्चुअल में एक डेफिनेशन ही नहीं होता। मतलब तुम ये चीज देखो, उसका कोई एक डेफिनेशन ही नहीं होता। तुम्हारे लिए शायद कोई एक लड़की सुंदर हो सकती है, किसी दूसरे बंदे के लिए वही लड़की सुंदर नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए कोई लड़का सुंदर हो सकता है, किसी और के लिए वही लड़का सुंदर नहीं हो सकता। तो जो क्वालिटी होती है, जब भी तुम किसी की क्वालिटी की बात करते हो, क्वालिटी का कोई एक सेट डेफिनेशन ही नहीं होता, ठीक है। तुम कहते हो कि मैम अच्छा पढ़ाते हैं, अब तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, किसी और के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा ही होना चाहिए वैसे सबके लिए, ठीक है, बट सबका एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो हम क्वालिटी की बात नहीं करते, क्योंकि क्वालिटी का सबके लिए अलग डेफिनेशन होता है, सबके लिए अलग मतलब होता है, ब्यूटी का, अच्छा पढ़ाने का, इंटेलिजेंस का। पर अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि हाँ भाई इस मैम के 98% आए हैं, ये मैम SRCC से है, ये मैम का रैंक 40 है, 30 है, 10 है, 1 है, 1000 है,
ठीक है ना। तो उस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो कौन अच्छा है, कौन अच्छा किस मामले में नहीं है। ठीक है, अगला स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है कि भैया इन ओल्डर डेज, पढ़ लो फटाफट मेरे साथ, द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, but nowadays the scope of statistics has spread to those areas where numerical facts are used, such as eco, business, medicine, physics, chemistry, etc etc। देखो अफेयर ऑफ स्टेट का वो मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मतलब कि पहले सिर्फ सरकारी कामों के लिए ही स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता था। आज की डेट में ऐसा नहीं है, आप कहीं भी स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो जहां भी नंबर्स की बात हो रही है, फिर चाहे वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इको में, बिजनेस में, कहीं भी नंबर्स की बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। ठीक है, पहले सिर्फ क्या कहते हैं स्टेट यानी कि सरकारी कामों के लिए ही स्टैटिस्टिक्स का यूजुअली यूज किया जाता था। इंपॉर्टेंस क्या है भैया, ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यूजुअली इकोनॉमिक्स वाली ही पूछी जाती है कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इट इनेबल्स द इकोनॉमिस्ट टू प्रेजेंट, मेरे साथ साथ पढ़ोगे तुम सब, it enables the economist to present economic fact in precise and definite form। देखो जैसे मैंने पहले भी बोला कि तुम हाउ कैन यू से कि कोई सुंदर है या नहीं है, क्योंकि सुंदर की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, पर स्टैटिस्टिक्स में तुम नंबर की फॉर्म में बताते हो। जब नंबर की फॉर्म में बताते हो बहुत डेफिनेट है कि इस बंदे का रैंक 1 है, रैंक 1 है तो है भाई, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर उस बंदे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं तो है, वो तो प्रीसाइज डेफिनेट है। उसमें तुम ये नहीं बोल सकते फिर कि इसको नहीं लग रहा 100 है, उसको नहीं लग रहा 100 है, उसको लग रहा है 100 है, नहीं, उसका पेपर पड़ा है भाई, 100 मार्क्स है तो है। ठीक हो गई बात, तो डेफिनेट है, 100% भैया सच है, क्योंकि नंबर्स के फॉर्म में जब डेटा होता है तुम उसको चेक कर सकते हो कि अच्छा अरे इसका पेपर चेक करो, अच्छा पेपर में 100 मार्क्स दिए हैं टीचर ने, तो हाँ ये रैंक 1 है, टॉपर है, बात सही हो गई। पर ये सुंदर है, अरे आधे लोग बोलेंगे सुंदर नहीं है, आधे लोग बोलेंगे सुंदर है, तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता। दैट इज वाई हम नंबर्स की फॉर्म में जब डाटा कलेक्ट करते हैं स्टैट्स में तो वो बहुत डेफिनेट होता है। ठीक है, हेल्प्स इन, पढ़ो मेरे साथ, हेल्प्स इन कंसिडरिंग मास डेटा इनटू अ फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स। ठीक है, हेल्प्स इन कंसिडरिंग मास डाटा। मास डाटा मतलब कि जब आपके पास लाखों लोगों का डाटा है, आप उस लाखों लोगों के डेटा को कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, उसके ऊपर फॉर्मूलाज लगा के बहुत छोटे, बहुत ही फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स के अंदर उसको मेजर कर सकते हो। लाखों लोगों के डेटा से एक छोटा सा रिजल्ट निकाल सकते हो स्टैटिस्टिक्स की मदद से। ठीक हो गई बात। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बहुत सबसे आसान वाले बता रही हूँ, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, इनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए, डिमांड एंड प्राइस, सप्लाई एंड प्राइस, इनके बीच के रिलेशन को निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जा सकता है, क्योंकि नंबर की फॉर्म में देखेंगे डिमांड बड़ी 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 बड़ी, प्राइस गिरा गिरा गिरा, प्राइस बढ़ा बढ़ा बढ़ा, है ना, तो नंबर्स है, उसके बेसिस पे रिलेशन निकाल सकते हैं। फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडी, फोरकास्ट मतलब आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हो। देखो शेयर मार्केट में क्या होता है, हम शेयर खरीदते हैं इस होप में कि हमें लगता है ये शेयर बढ़ेगा, हम पैसा बनाएंगे। हमें कैसे पता शेयर बढ़ेगा, हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं बाबा बन के, है ना, हमें लग रहा है ऐसा ही होगा, है ना, तो वो हम किस बेसिस पे करते हैं, नंबर। नंबर कहाँ से, स्टैटिस्टिक्स। नंबर पे काम कैसे करोगे, स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टैटिस्टिक्स आपको वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करने में मदद करता है, कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस भी होता है। helps to formulate appropriate economic policies that solve economic problem। हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है। उन पॉलिसीज को बनाने के लिए नंबर्स के ऊपर काम करना जरूरी होता है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिसीज अप्लाइड बिफोर, जो पहले पॉलिसीज अप्लाई करी थी उनका परफॉर्मेंस कैसा था, उस परफॉर्मेंस को नंबर की फॉर्म में मेजर करेंगे, नंबर्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, तो उसके लिए भी, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी काम आएगा। सिंपल भाषा में बोला जाए, तुमने सोचा था 80 आउट ऑफ 80 लाओगे, तुम्हारे आए सिर्फ 70 हैं, तो तुम्हारे -10 है, 10 नंबर कम है। अब वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से तुम देखोगे भैया किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट कम है, किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट कम है, फिर रिजल्ट निकालोगे। ठीक हो गई। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट मतलब डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ा या प्राइस की वजह से डिमांड पे इफेक्ट आया,
या डिमांड की वजह से सप्लाई पे इफेक्ट आया, या सप्लाई की वजह से डिमांड पे आया। मतलब मुझे दिख रहा है कि प्राइस में भी कुछ चेंज आया है और मुझे दिख रहा है डिमांड में भी कुछ चेंज आया है, पर मुझे ये नहीं पता कि पहले इसमें आया था या पहले इसमें आया था। मतलब या तो प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया होगा या डिमांड की वजह से प्राइस में आया होगा, तो किसने किसको तंग करा, ये सब नंबर्स की मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम निकालते हैं। पॉलिसीज बनाने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स, वो हमने पढ़ ही लिया। इंटरसेक्टोरल इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, मतलब टाइम टू टाइम का कंपेरिजन, 1 साल का 2 साल से कंपेरिजन, और एक सेक्टर के दूसरे सेक्टर से कंपेरिजन करने में मदद करता है। कंपेरिजन नंबर की फॉर्म में करोगे और न्यूमेरिकल डेटा पे काम करने के लिए, ठीक है। चलो स्टैट्स चाहिए। इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, कि तुम नंबर की फॉर्म में हर प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हो गई बात। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अब इसको। इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज, अगेन कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत सिंपल नंबर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। कंडेंस्ड फॉर्म, छोटी फॉर्म में, जैसे मैंने बोला कि लाखों लोगों के डेटा को आप उसके ऊपर लगाओ फॉर्मूला, बहुत सिंपल छोटे फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है आपका अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंग्लिश, मैथ, 5 सब्जेक्ट का स्कोर, उसको टोटल से डिवाइड करा और निकाला आपका 80%। अब कोई बोले कि भैया बेटा जी कितने नंबर आए, तो आप ये थोड़ी बोलोगे सर अकाउंट्स में इतने आए, इको में इतने, आप बोलोगे मैम 80% आए हैं। तो 5 सब्जेक्ट के 5 अलग अलग नंबर्स को हमने एक छोटे से नंबर 80% में कंडेंस कर दिया। कंडेंस कर दिया मतलब छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और ये जो हमने 80% निकाला है ये एवरेज है, ये मीन है। और मीन किसका, मीन मतलब वो मीन नहीं कि ये तो बहुत ज्यादा वो है धोखेबाज है, वैसे वाला नहीं। मीन मतलब कि एवरेज, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो एक चैप्टर है हमारा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स कंपेयर्स डिफरेंट फिनोमिना एंड रीअश्योर रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगेन उनके रिलेशन को डिफाइन करता है कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया या डिमांड की वजह से प्राइस में चेंज आया, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स करता है। पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। फोरकास्टिंग, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस करने में मदद करता है कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। कंपैरिजन करने में मदद करता है। अगेन कंपेयर करने के लिए तुम्हें फॉर्मूलाज चाहिए, फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स देगा, ठीक है। टेस्टिंग द लॉज ऑफ अदर साइंस, अलग अलग साइंसेस के लॉज को टेस्ट करने में मदद करता है। देखो अब मैं बार बार समझा के थक गई हूँ भाई कि सिंपल बात है, तुम्हें कुछ भी टेस्ट करना है, कुछ भी कंपेयर करना है, किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो तुम उसको हमेशा नंबर की फॉर्म में ही करोगे और नंबर के लिए स्टैट्स चाहिए। सिंपल मतलब यही है, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं है। कोरिलेशन बिटवीन 2 फैक्ट्स, 2 फैक्ट्स का आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए स्टैट्स चाहिए। रिलेशन स्टैब्लिश करने का मतलब है कि अगेन वही मतलब है कि प्राइस की वजह से डिमांड पे इफेक्ट आया, इनका बीच का ये रिलेशन हो गया कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है। ये ऐसा किसी भी रिलेशन को स्टैब्लिश करने में स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। अब लास्ट क्या है, लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, कहते हैं इंडिविजुअल की स्टडी ही नहीं करता। अगर मैंने बोल दिया कि आपके 70 मार्क्स आए हैं, स्टैटिस्टिक्स इसका कुछ कर ही नहीं सकता। स्टैटिस्टिक्स बोलते आए हैं तो आए हैं भाई, अपने पास रख, मुझे मत बता कि तेरे 70 नंबर आए हैं, तुम अपने पास रखो। पर जैसे ही मैं इसको बोलूंगी कि तुम्हारे 70 आए हैं, तुम्हारे दोस्त के 60 आए हैं, स्टैटिस्टिक्स बीच में कूद जाएगा और बोलेगा तुम्हारा रैंक 1 है, उसका रैंक 2 है। और मैं बोलूं किसी के बीच में 65 आए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स बोलेगा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करके दे देगा कि इसके 5 नंबर ज्यादा हैं, मतलब कितना परसेंट इसका ज्यादा है, कितना परसेंट इसका कम है। हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट वो निकाल के दे देगा। पर जैसे ही उसको एक से ज्यादा डाटा मिलेगा, तो अगर एक ही डाटा मिला तो वो रिजल्ट नहीं निकाल के देगा। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट माइट लीड टू फैलिशियस कंक्लूजन्स, बहुत बार हम गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट के बेसिस पे। मतलब हमने सोचा कि भैया जिसका 70 मार्क्स आया है वो रैंक 1 है, अरे बट ये जो मार्क्स आए हैं, ये मार्क्स आए तो 100 में से हैं, 100 में से 70 तो स्टिल बहुत बुरे नंबर हैं। देखा जाए तो 100 में से 70 स्टिल अच्छे नंबर तो नहीं है, ठीक है ना। तो हम कई बार क्या सोचते हैं ना कि हमारे पास जो गिवन डेटा है हम इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम बहुत बार इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि अब जैसे अब बहुत बार बोलते हैं ना कि पापा पापा मैं क्लास में 3rd आया,
पापा खुश हो जाएंगे, मेरा बेटा क्लास में थर्ड आया, मेरा बेटा क्लास में थर्ड आया, पापा पूरी गली में ढिंडोरा पीट रहे, मेरा बच्चा क्लास में थर्ड आया। फिर किसी ने पूछा, अच्छा बेटा टोटल कितने बच्चे थे क्लास में? अंकल जी 3 ही बच्चे थे क्लास में। फिर यहाँ पे समझ आ रहा है, 3 ही तो बच्चे थे क्लास में, उसमें भी तुम थर्ड आए हो, तो भाई मतलब तुम ऐसे बोलो तुम लास्ट आए हो, तो तुम स्टैटिस्टिक्स की मदद से गलत रिजल्ट निकाल रहे हो। ये नहीं बोल रहे मैं लास्ट आया हूं, तुम ये बोल रहे हो मैं क्लास में थर्ड आया हूं, बच्चे ही 3 थे भाई, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स गलत कंक्लूजन निकालता है बहुत बार, और उसमें स्टैटिस्टिक्स की गलती नहीं, हमारी गलती है कि हमने गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि मैं थर्ड आया हूं, आया तो मैं लास्ट हूं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डील विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ओनली, क्वालिटी की बात नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, तो ये क्वालिटी को इग्नोर करता है। लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, ये जो इसके लॉज हैं हमेशा एवरेज के बेस पे ही ट्रू होते हैं। एवरेज मतलब जो मीन, जो हम परसेंटेजेस निकालते हैं, मोस्टली ये एवरेज के बेसिस पर ही ट्रू होता है। अगर देखो मैं बोलती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों के ऑन एन एवरेज 80% मार्क्स आए हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि हर बच्चे के 80% मार्क्स आए हैं? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि किसी के 80 से ज्यादा भी आए होंगे, किसी के 80 से कम भी आए होंगे, शायद कोई बच्चा फेल भी हुआ होगा, पर मैंने तो बोल दिया मेरी क्लास का ऑन एन एवरेज 80% मार्क्स आए हैं, तो हर कोई खुश हो रहा है कि अरे वाह मैम की क्लास के 80% मार्क्स आए हैं। मैंने बोला ऑन एन एवरेज पूरी क्लास के 80 आए हैं, तो हाँ कोई बच्चा होगा जिसके शायद 100 भी आए होंगे, पर शायद कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो फेल हुआ होगा, विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो वो हमेशा एवरेज की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं तुम्हें असली पिक्चर नहीं बता रही कि मेरी क्लास में कोई फेल भी हुआ है ना, मैं असली पिक्चर नहीं बता रही। एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे यहाँ पे वही बात हो गई ना कि मेरी क्लास के ऑन एन एवरेज 80% बच्चे के मार्क्स आए हैं। अब जो एक्सपर्ट है ना वो समझ जाएगा कि मैम ने एवरेज बोला है तो कोई फेल भी हुआ होगा मैम की क्लास में, कोई कम वाला भी होगा। पर जो एक्सपर्ट नहीं है वो उसको लगेगा कि भाई सही है, मैम की क्लास में तो सबके 80% आते हैं, मेरे भी 80% आ जाएंगे, चलो सही है ना, ले लेते हैं एडमिशन। तो जो एक्सपर्ट नहीं है ना वो समझ नहीं पाएगा। और ये जो एवरेज निकालना, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डिस्पर्शन, ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत लंबे, बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड, अंडर रूट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, बहुत मुश्किल है, और तुम वो नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज तुम उसको पढ़ के उसके एक्सपर्ट नहीं बन जाते। एक आम आदमी स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकता। यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल, डेटा सेम होना चाहिए। अगर मैं एक बच्चे के अकाउंट्स के मार्क्स को दूसरे बच्चे के बिजनेस स्टडीज के मार्क्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो ये गलत है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अकाउंट्स नहीं है। मैथ्स को बिजनेस स्टडी से कंपेयर करना गलत है, सेम तरीके का डाटा होना जरूरी है। बीएसटी को ही बीएसटी से कंपेयर किया जाए, ठीक है, बीएसटी को ही बीएसटी से कंपेयर किया जाए, 10th को 10th से कंपेयर किया जाए, 12th को 12th से कंपेयर किया जाए, वरना हम गलत रिजल्ट निकाल बैठेंगे, वरना हम गलत रिजल्ट निकाल बैठेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इंडीड द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन बिकॉज मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही करके दिखा दिया, पापा पापा मैं थर्ड आया हूं, पर क्लास में टोटल बच्चे ही 3 थे, तो तुम स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज कर रहे हो। ऐसे ही जितने भी डिबेट होते हैं ना टीवी पे, एक साइड बीजेपी के लोग बैठे हैं, एक साइड आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हैं, एक साइड कांग्रेस के लोग बैठे हैं, जितना भी इनका डिबेट होता है ना, बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी के टाइम पे तो इन्होंने ऐसा किया, इतना बुरा किया, उतना बुरा किया। आम आदमी बोलती है कि नहीं हमारे टाइम पे तो हमने सब अच्छा अच्छा किया था। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, कोई अलग फॉर्मूला लगा के यूज करता है, कोई अलग फॉर्मूला लगा के यूज करता है। बहुत बार आप सेम डाटा पे अगर अलग फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपके रिजल्ट अलग आएंगे। तो बीजेपी ऐसा फॉर्मूला लगाएगी जिससे आम आदमी पार्टी का रिजल्ट नीचे चला जाए, और आम आदमी पार्टी ऐसा फॉर्मूला लगाएगी जिससे उसका रिजल्ट ऊपर चला जाए। तो ये लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं कि अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे वही बात हो गई कि तुम्हारा दिल था तुम खुद को थर्ड बताओ तो तुमने थर्ड बताया, पर जिसका दिल है तुम्हें नीचा दिखाने का वो तुम्हें लास्ट बुलाएगा, ठीक है ना। तो आप मिसयूज कर रहे हो भैया स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स की गलती नहीं है, तुम कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ने तो फॉर्मूला दे दिया, अब तुम उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसे दिखा रहे हो वो तुम्हारी गलती है। एग्रीगेट्स को ही स्टडी करता है, मतलब इंडिविजुअल को स्टडी ही नहीं करता, वही जैसे मैंने ऊपर बोला। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, बिना रेफरेंस के रिजल्ट गलत निकल के आ सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि
रमेश के 70% मार्क्स आए हैं, सुरेश के 90% मार्क्स आए हैं, तो फिर वही बात होगी, अरे सुरेश तो बहुत अच्छा है, अरे रमेश तो अच्छा नहीं है, अरे 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 लेकिन रमेश बीमार था यार, फिर या बहुत सिंपल बात हो सकती है कि रमेश का मुश्किल वाला सब्जेक्ट था, सुरेश का आसान वाला सब्जेक्ट था, ठीक है ना। तुम्हें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा कि रमेश का किस रेफरेंस में बोल रहे हो, सुरेश का किस रेफरेंस में बोल रहे हो। बिना रेफरेंस के तुम यहाँ पे गलत कर बैठोगे। मे भी हो सकता है कि रमेश अपनी क्लास का टॉपर है 70% के साथ ही, क्योंकि जेई नीट वगैरह जैसे एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे बच्चों के आते ही नहीं नंबर ज्यादा, तो बहुत जो टॉपर होता है उसके भी बहुत कम नंबर आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो टॉपर नहीं है, टॉपर तो वो है, आईआईटी तो उसको मिलेगा। पर सुरेश जो है उसका 90% आया, उसको शायद 90% पे कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं, जैसे कॉमर्स में होता है यूजुअली, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो तुम्हें रेफरेंस देना जरूरी होता है, वरना तुम गलत रिजल्ट निकाल बैठोगे। यहाँ पर होता है मेरा पूरे का पूरा चैप्टर समाप्त। अभी अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। कमेंट्स में डाउट तो पूछ सकते हो, डेफिनेटली जवाब आएगा, पर अगर कुछ अच्छा लगे तो वो भी जरूर बताना। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।